हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, ये इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, जितना भी इस वीडियो में थ्योरम्स आता है, जितना भी इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल के, जितना भी मतलब तरह का कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री में, हम लोग सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री हम लोग पहले शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्या? मीडियन। मीडियन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यिका। ये मीडियन होता क्या है? मीडियन बेसिकली एक ट्रायंगल में होता है। कैसा होता है देखते हैं। एक ट्रायंगल लिए इस तरह से, एक ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी। उसमें मीडियन कैसा होता है? जैसे हम कोई भी कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों में से कोई एक को लेते हैं। जैसे हम कोण ए को लिए, कोण ए को लिए, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी है। मतलब कि एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है? बी सी है। बिल्कुल इसी पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा वैसा लाइन नहीं है, जो ए डी ऐसा वैसा लाइन नहीं है, वो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। मतलब कि बी डी अपॉन डी सी होना चाहिए। तो इससे हम क्या समझें कि जो मीडियन है वो साइड्स को, जिस साइड्स पे वो गिरता है, जिस साइड्स पे वो आता है, उस साइड्स को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो होता है मीडियन। मीडियन एक ट्रायंगल का एक लाइन है जो कि एक कोण से एक साइड पे, एक भुजा पे खींचा हुआ लाइन है, लेकिन वो लाइन हमेशा उस भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे जैसे कि हम कोण ए को लिए थे तो बी सी को डिवाइड किया बी डी अपॉन डी सी में, टू इक्वल पार्ट्स में। अब हम कोण बी को लेते हैं, कोण बी को लेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ हम समथिंग ई मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, फिर से हम कोण सी को लेते हैं, ये कोण सी है जो इसको ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ हम समथिंग एफ मानते हैं। ठीक है, तो ये ए एफ अब इज इक्वल टू बी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अक्सर प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न होता है कि ये वाला बी डी इज इक्वल टू क्या सी होगा? मतलब कि ये वाला साइड, ये वाला बी डी इज इक्वल टू सी होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? यहाँ तो इक्वल किसके बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा ना, ये इसके इक्वल कहाँ बोल रहा है? हो सके ये वाला लेंथ 5 सेंटीमीटर हो सके ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। अगर इक्वल पार्ट्स में अगर बी सी है जो 4 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी 4 सेंटीमीटर है और जो ए सी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर जो ई है ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 2.5 होगा, ये वाला भी 2.5 होगा। लेकिन जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसको तो ये 2 में बांटेगा ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहाँ इक्वल हुआ? मतलब कि जो मीडियन है सिर्फ उसी भुजा को, उसी साइड को इक्वली बांटता है जिसपे कि वो गिरता है, जिसपे कि मीडियन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग समझते हैं कि मीडियन हम लोग ज्योमेट्री में कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, मीडियन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मीडियन, ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, एक भुजा, दो भुजा, सॉरी एक कोण, दो कोण, 3 कोण, तीनों कोण से हम लोग मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा, तीनों से मीडियन, मतलब कि एक त्रिभुज में 3 मीडियन, और जो तीनों मीडियन है वो आपस में एक ही पॉइंट पे आकर के मिलता है। ठीक है, ये हमेशा मीडियन का प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन आपस में आकर के एक ही पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी में और भी बोलते हैं गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं किस चीज़ से? कैपिटल जी से लिखते हैं। ठीक, ये अक्सर क्वेश्चन में अगर कैपिटल जी लिखा मिलता है तो वो हमेशा सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये जी, जो जी है वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो मीडियन का क्वेश्चन बनता है सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पे किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकों का
जहाँ पे मिलता है तीनों माध्यिका उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, मतलब उसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, हम लोग इसी को गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इससे सेंट्रॉइड से क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, जैसे हम आते हैं, अगर सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, यहाँ पे जी है कि नहीं, यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इरेज है, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे ऐसे इरेज कर दिए। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, ये हो गया इरेज। जैसे हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। जो जैसे कि सेंट्रॉइड जी है, ठीक है, ए जी अपॉन जी डी का समथिंग रेशियो होता है। ठीक, इससे क्वेश्चन रेशियो बनता है। क्या बनता है कि जो सेंट्रॉइड है किसी भी मीडियन को, किसी भी माध्यिका को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:1 तो ये भी 2:1, ये भी 2:1, मतलब कि जो सेंट्रॉइड है, जो केंद्रक है, वो हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। समझते हैं हम लोग। इससे पहला क्या समझे कि मीडियन है जो बी डी इज इक्वल टू डी सी होता है, ये पहला था। दूसरा क्या था, ए ई इज इक्वल टू ई सी था, ये सेकंड था। तीसरा क्या था, बी एफ इज इक्वल टू एफ ए था, ये तीसरा था। ठीक, हम लोग इतना अभी पढ़े हैं, और एक और पढ़े हैं, सेंट्रॉइड पढ़े हैं, वो तो पता ही है, जहाँ माध्यिका मिलता है। अब आते हैं हम इसके रेशियो पे। ठीक है, जैसे कि ए जी रेशियो जी डी हमेशा 2:1 में होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर से सी जी रेशियो कौन, जी एफ कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक, ये दूसरा हुआ। तीसरा ही हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है, एक ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं कौन सा, हाँ, बी जी अपॉन जी ई, ये भी 2:1 में ही होगा। ठीक है, ये हुआ सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी कि सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को, मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। हम लोग सेंट्रॉइड में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें जी है, सेंट्रॉइड है, ठीक है, केंद्रक है। इसमें होता क्या है कि इसमें सेंट्रॉइड है जो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, एक ये हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो सेंट्रॉइड है एक बड़े वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले त्रिभुज को 6 छोटे त्रिभुज में बांटता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जो 6 स्मॉल त्रिभुज है, जो 6 छोटे त्रिभुज हैं, वो सारा रेशियो आपस में बराबर होता है। जैसे कि हम अगर लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, जैसे ट्रायंगल हम नंबर 1 लिए, ट्रायंगल नंबर 1 लिए। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा जो कितना होगा, जैसे ट्रायंगल कौन सा, ए एफ जी लिए। ठीक, हम पहले ट्रायंगल ए एफ जी ले रहे हैं, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का 1/6 पार्ट होगा। मतलब कि ये पूरे ट्रायंगल का जितना एरिया है उसका 1/6 भाग होगा ये इसका। वैसे ही ट्रायंगल 2 का भी होगा, वैसे ही ट्रायंगल 3 का भी होगा, वैसे ही ट्रायंगल 4 का भी, वैसे ही ट्रायंगल 5 का भी, वैसे ही ट्रायंगल 6 का भी। मतलब कि इससे हम क्या निकाले कि ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 ट्रायंगल हमारे पास है, जो 6 त्रिभुज हमारे पास है, 6 का एरिया आपस में बराबर होते हैं। जो सेंट्रॉइड से जो एरिया जो 6 ट्रायंगल बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे, 3 स्टार कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है सेंट्रॉइड का। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लंब केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लंब केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र। ठीक है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि लंब क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, लंब क्या होता है। जैसे भी हम एक ट्रायंगल में, ठीक है, हम किसी त्रिभुज में अगर उसका एरिया निकालते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट है ना, एच है ना, वो होता है लंब। वो लंब होता कैसे है, ठीक, पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे,
ये एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी हुआ, ए बी सी, हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें लंब कहाँ होता है? लंब मतलब क्या कि इस त्रिभुज का कितना ऊंचाई है, कितना हाइट है। तो हम लोग एक कॉर्नर पकड़ेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लंब हमेशा 90 डिग्री पे फॉल करता है, वो हमेशा किसी भी भुजा पे आएगा तो हमेशा वो 90 डिग्री पे आएगा। लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है सरफेस से, ठीक है, मतलब सतह से लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये होता है लंब। जैसे कि हम लोग लंब ड्रॉ किए कोण ए से, वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे कोण बी से, ड्रॉ करेंगे लंब, कोण बी से ड्रॉ कर दिए लंब, ठीक है। वैसे हम लोग कोण सी से लंब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिए, कोण सी से लंब ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी मानते हैं, यहाँ पे ई मानते हैं, यहाँ पे एफ मानते हैं, ठीक। जैसे हम लोग मीडियन पढ़ रहे थे, माध्यिका पढ़ रहे थे, लेकिन माध्यिका में क्या था कि दो भुजा को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लंब है वो हमेशा 90 डिग्री पे आकर के गिरता है। जिस भुजा पे वो आता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये होता है लंब। लंब हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। ये ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना है उसको लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। जहाँ पे लंब मिलता है उसको बोलते हैं लंब केंद्र, जहाँ पे माध्यिका मिल रहा था उसको बोलते हैं केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, ठीक है। हम लोग दो पढ़े हैं, एक सेंट्रॉइड पढ़े हैं, दूसरा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में हमेशा जो लंब है, जो त्रिभुज का जो लंब है, शीर्ष लंब है, हम लोग इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं या फिर लंब बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शीर्ष लंब मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे माध्यिका मिलता है उसको बोलते हैं केंद्रक या फिर सेंट्रॉइड। तो इसमें समझते हैं इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर जो हम ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला पूरा कोण, जैसे हम यहाँ पे ओ मानते हैं, समथिंग ओ मान लिए यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा कोण? बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कौन सा कोण? इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण है, ये वाला कोण है कि नहीं, ये वाला कोण है सामने में, तो कौन सा? कोण बी ए सी। ये दोनों का सम अक्सर हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। अब सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे बिल्कुल सेम वैसे ही, अगर जो हम लोग कौन सा लेंगे, अगर जो हम लोग ये लेते हैं, ठीक, अगर जो हम लोग ये लेते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण अगर जो लेंगे हम लोग, ये वाला कोण लेंगे, इसके सामने कौन सा है? ये वाला है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो कौन सा? कोण बी ओ ए, ठीक है, कोण बी ओ ए प्लस कौन सा कोण? एंगल सी वाला, बी सी ए, दोनों का सब हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीसरा पे आते हैं हम लोग। अब इस बार ये वाला कोण लेते हैं, ये वाला कोण, इसके सामने कौन सा है? कोण बी है, तो फिर से कोण ए ओ सी प्लस एंगल ए बी सी हमेशा 180 डिग्री होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है ऑर्थो सेंटर का, मतलब कि लंब केंद्र का। इसको हमेशा दिमाग में हमेशा याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले को हम पढ़ते हैं समद्विभाजक, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है। जैसे कि समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, जैसे हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक फिर से ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। इसमें समद्विभाजक क्या करता है? वो चीज़ों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में दो चीज़ें तो है, एक कोण है, एक भुजा है कि नहीं, एंगल्स हैं और साइड्स हैं। जैसे कि एक होता है कि वो एंगल को करता है बाइसेक्ट, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से एक जो है वो करता है, इसको किया बाइसेक्ट, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है। एक जो है इसको किया बाइसेक्ट, तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी ई और एफ, तो हम लोग इसको ए डी बी ई और सी एफ को क्या बोलेंगे कि वो कोण को समद्विभाजक है, कोण का समद्विभाजक है। मतलब कि जो ए डी बी ई और सी एफ है
वो कोण समद्विभाजक है कि नहीं। एक होता है मतलब वो भुजा को बांटता है, जैसे एक और ट्रायंगल लेंगे हम इस तरह से, एक और ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए फिर से बी फिर से सी, ठीक है। हमारे पास 3 भुजा है, ए बी, बी सी और सी ए है, ठीक है। ये कोण को ना बांटते हुए सीधे भुजा को बांटता है, ठीक है। जैसे कि इस ए बी भुजा का मिड पॉइंट ये होगा, ए सी का ये होगा और बी सी का ये होगा, ठीक है। ये इसको बांटता है, ऐसे बांट दिया, समथिंग यहाँ पे है वो बिंदु, मिड पॉइंट यहाँ पे है, मध्य बिंदु यहाँ पे है, ऐसे बांट दिया फिर ऐसे बांट दिया, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जो भुजा का समद्विभाजक है वो हमेशा भुजा को बांटता है और कोण का है जो कोण को बांटता है, ठीक है। हम लोग इसी 2 कॉन्सेप्ट से हम लोग 2 सेंटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ने पहले 2 सेंटर पढ़ रखा है, एक है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे माध्यिका मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। एक और हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग लंब केंद्र भी बोलते हैं। वो क्या होता है, जहाँ पे लंब, जहाँ पे किसी भी त्रिभुज का लंब तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता हो उसको बोलते हैं लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर। अब हमारे पास तीसरा नंबर पे कौन आता है, वो आता है इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्र, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्र, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्र, ठीक है। अंत केंद्र क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कोण का बाइसेक्टर है, एक भुजा का बाइसेक्टर है, जहाँ पे कोण का बाइसेक्टर मिलता है उसको बोलते हैं अंत केंद्र, इसको बोलते हैं इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, सेंटर TER, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह केंद्र, बाह, अब हिंदी बाह केंद्र, ठीक है, बाह केंद्र, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भुजा को समद्विभाजक हो, जो भुजा को समद्विभाज करता हो और तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता हो, ठीक है, एक ही पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सरकम, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। दोनों को फिर से समझते। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे कोण का समद्विभाजक मिलता हो, और सरकम सेंटर क्या होता है, जहाँ पे भुजा का समद्विभाजक मिलता हो, जहाँ भुजा का, एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, भुजा का सिर्फ समद्विभाजक नहीं, भुजा का लंब समद्विभाजक, ठीक है, भुजा का लंब समद्विभाजक, ठीक है। मतलब कि भुजा का सिर्फ समद्विभाजक नहीं, सरकम सेंटर में एक और चीज़ हम ऐड किए हैं, वो ऐड किए हैं क्या, भुजा का लंब, जो कि मतलब इस भुजा पे लंब भी हो और इसको आपस में इक्वली बांटता भी हो, ठीक है। मीडियन क्या था, जो मीडियन था वो भी भुजा को इक्वली बांट रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि वो बिल्कुल एक कॉर्नर से, एक कोण से, जैसे समझते हैं फिर से, मीडियन क्या था, एक ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल जो मीडियन है वो भी यही काम करता है कि वो भुजा को इक्वली बांटता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि वो बाहर से, मतलब इसका पॉइंट, उसका जो लाइन का जो सेगमेंट है, जो लाइन, जो रेखा है, वो किसी कोण से नहीं आ रहा है, वो कहीं से भी आता है और लंब होकर के उस भुजा को काट देता है, उस भुजा को इक्वली बांट देता है। लेकिन जो माध्यिका है वो किसी कोण से होकर के आता है और इक्वली पार्ट में बांटता है, वो किसी कोण से होकर के आता है और इक्वली पार्ट में बांटता है, वो किसी कोण से आता है और इक्वली पार्ट में बांटता है। तो यही है दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया, ये किसी कॉर्नर से नहीं आता है। सरकम सेंटर बाह्य कोण का केंद्र क्या होता है कि वैसा केंद्र जो भुजा के लंब समद्विभाजक हो, ठीक है, भुजा का लंब समद्विभाजक हो, एक ऐसा लाइन जो भुजा पे लंब भी हो और उसको आपस में इक्वली बांट भी रहा हो, ठीक है। लेकिन माध्यिका क्या था, वो किसी कोण से वो सम्मुख भुजाएं पर वो गिरता था और वो दोनों को इक्वली आपस में बांटता था। तो ये हुआ डिफरेंस। हमारे पास 4, फिर से पढ़ते हैं, हमारे पास 4 सेंटर आए। पहला तो आए सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, उसमें क्या था, माध्यिका आपस में जहाँ तीनों मिलते हैं माध्यिका, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेकंड नंबर पे क्या आया था वो ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। उसमें क्या था कि अगर त्रिभुज का लंब, जहाँ पे तीनों त्रिभुज का लंब मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, मतलब कि लंब केंद्र। थर्ड में कौन आया था, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे तीनों कोणों का समद्विभाजक मिलता हो,
तीनों कोणों का समद्विभाजक मिलता हो, सॉरी तीनों कोणों का समद्विभाजक मिलता हो उसको बोलते हैं लंब केंद्र। अब आते हैं सर्कम सेंटर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट इससे बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि इन सेंटर निकालो, इन रेडियस निकालो, इन सर्कम सेंटर निकालो, इन मतलब आउटर रेडियस निकालो, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का बाह्य मतलब भुजा का लंब समद्विभाजक जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो ये था कुछ सेंटर जो कि ज्योमेट्री में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, आज हम बिल्कुल अच्छे से उसको क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम कुछ त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़, उसके गुण। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका हर एक प्रॉपर्टीज़ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आते रहता है, इसीलिए ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा अच्छे से समझें और इसको याद रखें। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग सारे थ्योरम्स को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग थ्योरम्स को प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थ्योरम कहता क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरम को प्रूफ करने नहीं देता है, वो बोलता है कि हाँ थ्योरम को यूज़ करके तुम इसका सॉल्यूशन बनाओ। तो हम लोग बिल्कुल बारी बारी से सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे थ्योरम को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? वो है ट्रायंगल्स का क्या? प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज़ मतलब त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण कौन कौन से हैं? तो आते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ये थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज मतलब क्या? जिसका एक एंगल हो जो 90 डिग्री हो। जैसे एक ट्रायंगल है ए है, एक ट्रायंगल है ए है, बी है और सी है। इसमें अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री का है मतलब कि वो समकोण त्रिभुज है और उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करते हैं? जैसे कि दो साइड गिवन है किसी समकोण त्रिभुज का, दो साइड पता है, तीसरा निकालना है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये वाला कर्ण होता है, ये वाला कर्ण होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ये हम इसको मतलब हाइट मानते हैं। ठीक है, ये हुआ हाइट हुआ, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये होता है आधार होता है। ठीक है, ये आधार होता है, हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालने के लिए बोल देगा, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है तो लंब निकालने के लिए बोल देगा। तो ये निकलता कैसे है? ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, उस पर आते हैं। ये थ्योरम बोलता क्या है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण मतलब उसका हाइपोटेनस कौन सा है? AC। AC का स्क्वायर जो होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस क्या बोलता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा हुआ? AB हुआ प्लस AC, कौन सा? BC हुआ, सॉरी AB हुआ प्लस BC हुआ, BC का स्क्वायर। ये हुआ पाइथागोरस का मेन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी से हम लोग दो और निकालते हैं। जैसे कि यहाँ तो AC निकालने का फॉर्मूला ये हुआ मेन स्टेटमेंट हुआ पाइथागोरस थ्योरम का, जो AC निकालने का है। वैसे हमको BC निकालना होगा, तब जैसे हमको BC निकालना है, ठीक, यहीं पे हमको BC निकालना है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है BC निकालने का फॉर्मूला। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये भी होता है। बस हमने क्या किया है कि स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे रूट कर दिया है, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ये हुआ BC निकालने का फॉर्मूला, ये हुआ ये निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं अगर AB निकालना है, तब अगर AB निकालना है तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये हुआ AB निकालने का फॉर्मूला। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर,
ये हुआ, दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस दोनों का रूप रंग अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, बस रंग रूप अलग है, ठीक है। ये होता है मेन थ्योरम होता है, मेन परिमेय होता है किसका, पाइथागोरस का, और ये दोनों उसके ब्रांच है, शाखाएं हैं, ठीक है। बस त्रिभुज के प्रॉपर्टी के नंबर 2 है। नंबर 2 क्या है, जैसे कि कोई हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, एक ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल लिए हम, एक ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल, रैंडम कोई सा भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ठीक, हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के कोनों का योग मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, ये तो हमको पता है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं यही हम लोग जान लेते हैं अभी। जैसे कि इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि BC के समांतर होगा, BC के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दी हम, ठीक है। हम लोग क्या समझते हैं कि एक लाइन पे थ्योरम है, एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइन पे इसका सम कितना होता है, ये पूरे एंगल का कितना, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 के बराबर होता है कि नहीं। तो वैसे ही ये वाला सम कितना होगा 180 के बराबर होगा। हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक। इसको हम लोग मिटाते हैं कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के मिटा लिया, ठीक है। हम लोग इसको इरेज कर लिए, कुछ देर के लिए इरेज कर लिए। हम लोग अब ये समझते हैं कि ये इसके समांतर है, पैरेलल है, तो हम लोग अंतःकोण मतलब एकांतर कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर, है कि नहीं, ये होता है। और यहाँ पे हम एंगल 5 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल 5 है, तो हमको ये पता है कि एंगल 1, 5 और 3 मतलब कि कोण 1, कोण 5 और कोण 3 का योग कितना होगा, कोण 180 डिग्री होगा, ये हमको पता है, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि किसी भी सीधी रेखा पे कोण 180 के बनता है, ये भी सीधी रेखा है, ये वाला पूरा कोण कितना 180 के बनेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते क्या है कि एंगल A है जो एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम एंगल 2 लिख दिए, जहाँ पे एंगल 1 तो वहाँ पे एंगल 2 कर दिए, ठीक है। एंगल 5 तो है ही, एंगल 5 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल 3 है वो 4 के बराबर है, तो एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर है, वो भी 180 डिग्री, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, बस ये करा कि एंगल 1 है जो 2 के बराबर है, वो कैसे है, वो एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। एंगल 3 और 4 एकांतर कोण है, बराबर है। जहाँ पे एंगल 1 था वहाँ 2 पुट कर दिया, 3 तो वहाँ 4 पुट कर दिए, तो यहाँ पे एंगल 2, 5 और 4 का सम 180, मतलब एंगल ABC का सम 180 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ था। अब हम आते हैं इसमें, तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, नंबर 1 हुआ। अब नंबर 2 पे आते हैं, ठीक। क्या बोलता है कि अगर जो हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, एक कोई त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि हम कोई त्रिभुज लिए, एक ये त्रिभुज मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास एक और त्रिभुज है AB और C, हमने त्रिभुज लिया ABC। हमने इसमें क्या सीखा कि तीनों अंदर वाला कोण का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर जो हम बाहर वाला कोण लिए तब, अगर ये वाला कोण हम लिए तब, जैसे कि ये लाइन, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, ऐसे आगे बढ़ाएं, ये वाला कोण लिए, ठीक है। अगर हम ये वाला कोण लिए, अगर हम ये वाला कोण लिए तब, नहीं, अगर जो हम ये वाला कोण लिए, तो अगर हम ये वाला कोण लिए, ये वाला कोण लिए, तब क्या होगा, सोचो। अगर अंदर वाले कोण का सम 180 डिग्री है, तो जस्ट उसके बाहर वाला कोण का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग E मान लेते हैं, यहाँ पे F मान लेते हैं, यहाँ पे C था ही, यहाँ पे हम लोग G मान लेते हैं, ठीक है। तो अंदर वाले का सम मतलब इसका सम कितना 180 डिग्री हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसके जो सटा हुआ बाहर वाला एंगल है और इसके बाहर वाला एंगल है, ये तीनों का सम कितना होगा, मतलब कि एंगल कौन सा, एंगल EA और C, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको नाम न दे करके सीधे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री, सॉरी कितना 360 डिग्री, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है, ये पार्ट अलग है। इसको हम प्रूफ किए हैं कि 180 डिग्री होता है। इसमें एंगल 1, 2, 3 अलग है, इसमें एंगल 1, 2, 3 अलग है, ठीक है।
तो हम लोग इसमें क्या समझे, नंबर 2 में क्या है कि अगर अंदर वाला कोण 180 डिग्री होता है तो बाहर वाला कोण हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये हुआ 2 कॉन्सेप्ट एक साथ। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 1, 2, 3 पढ़ लिए हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे। ठीक है, 4 क्या होता है, प्रॉपर्टीज 4 क्या होता है, 4 में ये होता है कि जैसे हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, एक फिर से ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का गुण, हम लोग हमेशा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इसमें 3 भुजा होता है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अक्सर ऐसा आते रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से 4 ऑप्शन में से ट्रायंगल त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा मतलब तीनों साइड्स दे देगा, 3,4,5, 2,3,6 ऐसे तीनों साइड्स दे देगा और पूछा कि इनमें से कौन से ऑप्शन से त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, वो हम लोग चेक कैसे करते हैं, वो चेक कैसे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हमारे पास, कुछ दे दिया 2,6,8। ठीक है, हम लोग इससे चेक कर रहे हैं, ठीक, कि इससे त्रिभुज पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, मतलब कि ए बी प्लस बी सी, मतलब 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा थर्ड से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर ये भी ए सी को लिए हैं बाहर, तो हम लोग इस बार बी सी को लेते हैं, तो ए बी प्लस ए सी है जो हमेशा बड़ा होगा किससे, बी सी से। ठीक है, इस बार बी सी प्लस ए सी लेते हैं तो ये हमेशा बड़ा होगा ए बी से। तो ये हुआ, ये भी एक त्रिभुज का गुण है कि किसी 2 भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है। अब आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे, वो क्या होता है कि किसी, जैसे हम इसको चेक करते हैं, ठीक, हम इसको पहले सम करते हैं, 6 + 2 8 हो गया जो कि बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे कर लेते हैं, हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ 7 कर लेते हैं, तो 7 और 2 9 हो गया जो कि 8 से बड़ा है। और 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया जो कि 2 से बड़ा है। अब 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया जो कि 7 से बड़ा है। तो इससे है जो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है कि अगर कोई 2 भुजाओं का अगर जो हम अंतर लेते हैं, अगर किसी 2 भुजाओं का हम माइनस करते हैं तो वो हमेशा छोटा होता है तीसरे वाले से। ठीक है, अगर हम ए बी माइनस बी सी करते हैं तो ये हमेशा छोटा होगा ए सी से। ठीक है, प्लस में हमेशा बड़ा होगा तीसरे वाले से, लेकिन माइनस में हमेशा छोटा होगा तीसरे वाले से। ये हुआ दोनों का कॉन्सेप्ट। आगे लेते हैं, फिर से लेते हैं हम ए बी माइनस ए सी है जो छोटा होगा किससे, बी सी से। फिर से लेते हैं बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी छोटा होगा किससे, ए बी से। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर जो दोनों का सम ले रहे हैं तो वो बड़ा होगा तीसरे वाले से, अगर अंतर लेंगे माइनस में लेंगे तो हमेशा छोटा होगा तीसरे वाले से। ठीक है, यहाँ फिर से चेक करते हैं हम, जैसे कि हम ये दोनों का अंतर लेंगे तो 5 में से 2 गया तो 5 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा जो कि 5 से छोटा है। हम लोग इसको लेते हैं, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा जो कि 2 से छोटा है। अब लेते हैं हम लोग 2 और 8 लेते हैं तो 6 बचेगा, 6 जो कि 7 से छोटा है। तो हम लोग समझ लिए कि ये अगर सम वाला हमेशा बड़ा होता है और अंतर वाला हमेशा छोटा होता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन अक्सर फंसता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग, इजी क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को भी स्टार मार्क कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें गुण पे, 5वें प्रॉपर्टी पे, ये काफ़ी छोटा प्रॉपर्टी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अक्सर इससे मतलब सीधे क्वेश्चन नहीं आता है, इसका यूज करके क्वेश्चन को अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि हम फिर से एक त्रिभुज लेंगे, इस तरह से त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इसका ये वाला कौन सा कोण है, ये बाहरी कोण है, बाह्य कोण है। इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये तो बिल्कुल इससे लगा हुआ है, ये सामने में है नहीं। सामने में कौन सा है, सामने में ये वाला है और ये वाला है। जैसे कि एंगल ए है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी मानते हैं। ठीक, तो इसके इस बाहरी कोण का सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल ए है और एंगल बी है कि नहीं। तो इसमें प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर इसको हम एंगल 1 मानते हैं, 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं,
तो जो एंगल 3 है वो हमेशा बराबर किसके होगा, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 के आपस में सम के बराबर होगा। मतलब कि बाहरी कोण वो अपने सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग एक और देखते हैं, जैसे कि ये वाला हुआ, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। हम लोग इस बार यहाँ पे बाहरी कोण लिए, सामने में कौन है, इसके एंगल ए है और एंगल बी है। यहाँ फिर से हम एंगल 3 यहाँ पे 4 मानते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 मानते हैं, यहाँ पे 5 मानते हैं, यहाँ पे 6 मानते हैं। तो क्या होगा, एंगल 6 है जो एंगल 4 प्लस एंगल 5 के बराबर होगा। मतलब कि बाहरी कोण उसके दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। एक और लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल लिए इस तरीके से, इसको हम आगे बढ़ा दिए, ये वाला एंगल ए बी और यहाँ पे सी हो गया। इसको हम मानते हैं एंगल 7, एंगल 8, इसको मानते हैं एंगल 9। तो यहाँ क्या होगा, एंगल 9 है जो एंगल 7 प्लस एंगल 8 के सम के बराबर है। ये हुआ पांचवा कॉन्सेप्ट, छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बीच में यूज करके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ये क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट ये अक्सर बुक में छुपा रहता है, उसको हम लोग बिल्कुल ढूंढ के निकाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम एक फिर से त्रिभुज लिए, फिर से त्रिभुज लिए, ठीक है। हम लोग इसके अंदर वाले कोण, जैसे कि ये इसको समद्विभाजक कर रहा है, इसको ये समद्विभाज कर रहा है, इसको ये है जो समद्विभाज कर रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, ठीक है, यहाँ पे O है। तो ये आपस में समद्विभाजक है, ये इसको इक्वली बांट रहा है। मतलब कि जो BO है, जो लेंथ BO है वो B को इक्वली एंगल B को इक्वली बांट रहा है। मतलब कि ये है जो BO है वो कोण समद्विभाजक है। वैसे ही जो OC है वो एंगल C को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग को निकालने के लिए क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोण BOC निकालो, ठीक है। ये बिल्कुल बना बनाया फार्मूला है, रेडीमेड फार्मूला है, ठीक है। एंगल हमको कोण BOC निकालने बोलता है। कौन सा बोलता है, BOC निकालने बोलता है। हम लोग करते क्या है, हमको एंगल BOC निकालने बोलता है, ठीक है। अगर BOC निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 90 करेंगे, ठीक है, प्लस में करेंगे हाफ ऑफ एंगल कौन सा, एंगल A, मतलब कि एंगल BAC का आधा कर देंगे, ठीक। अगर हमको एंगल BOC निकालने बोलता है तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस इस एंगल का हम लोग आधा करके उसमें 90 में जोड़ देंगे, हमारा एंगल BOC निकल जाएगा। BOC कब निकलेगा, जब त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों को समद्विभाज करते हुए कोई दो रेखा एक ही बिंदु पे मिलता है, तो उस बिंदु के पास जो कोण बनता है वो बराबर होता है 90 प्लस इसके सम्मुख वाले कोण का आधा के बराबर। 90 प्लस सम्मुख वाले कोण के आधे के सम के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो क्या है, फिर से हम एक ट्रायंगल लेंगे, ऐसे ट्रायंगल लिए, एक ऐसे ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल A हो गया, B हो गया, C हो गया, हमारे पास ट्रायंगल ABC है। इसमें क्या था कि हम लोग अंदर में एंगल बांट रहे थे। अगर इसको बाहर में एंगल बांटता है, ठीक, ये एंगल B का बाहरी एंगल है और एंगल C का ये वाला बाहरी कोण है। अगर बाहरी कोण को बांटते हुए कोई दो समद्विभाजक आपस में मिलता है, वहाँ पे हम लोग फिर से O लिखते हैं, ठीक है। अगर बाहर में बांटते हुए मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ सेम रहता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि एंगल, फिर से एंगल BOC है जो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A को हम लोग एंगल A को हाफ करके हम लोग बस इसमें से 90 में से उसको माइनस कर देते हैं, निकल जाता है एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर से आते हैं, अगर जो किसी भी त्रिभुज में अगर दो आंतरिक कोणों को समद्विभाज करते हुए कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पे मिलता है, वो बिंदु O है, तो वो वहाँ जहाँ पे O के पास जो कोण बनता है वो हमेशा 90 प्लस उसके सम्मुख वाले कोण A के हाफ के दोनों के सम के बराबर होता है। अगर वही दो बाहरी कोण को विभाजक करते हुए दो रेखाएं एक ही बिंदु पे मिलते हैं, तो जो यहाँ पे कोण बनता है BOC कोण बनता है वो हमेशा 90 माइनस एंगल
BAC के बराबर होता है। अब हम आते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी सारा तो गुण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही गुण को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में हमारे सामने आते रहता है। हम लोग ऐसे तो थ्योरम बहुत सारा है ज्योमेट्री में, हम लोग बिल्कुल वही कवर कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 नंबर पे आता है, जैसे कि हम फिर से एक ट्रायंगल लेंगे, हम फिर से आते हैं माध्यिका पे आते हैं, ठीक। फिर से हम आते हैं मीडियन पे। मीडियन में क्या होता है, जैसे कि हम ट्रायंगल एक ABC लिए, फिर से आते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि वो एक कोण से एक लाइन होता है जो कि अपने सम्मुख भुजाओं को इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं को इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं को फिर से इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे D है, यहाँ पे मीडियन E है, यहाँ पे मीडियन F है। मतलब कि AD, BE और CF त्रिभुज ABC का माध्यिका है, मीडियन है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि तीनों माध्यिकाओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो तीनों माध्यिका AD प्लस कौन सा BE प्लस कौन सा CF कितना होगा, तीनों माध्यिकाओं का योग कितना होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस त्रिभुज का परिमाप के आधा के बराबर होगा। मतलब कि उस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, जो इस त्रिभुज का परिमाप है, वो उसके आधा के बराबर होता है। कौन सा, तीनों माध्यिकाओं का योग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक। ये अब आते हैं सेकंड नंबर पे। जैसे फिर से हम एक त्रिभुज लेते हैं, फिर से हम एक त्रिभुज लिए इस तरह से A, B और C त्रिभुज लिए। इसमें हम लंब ड्रॉ करते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है, हमेशा आकर के 90 डिग्री पे गिरता है। शीर्ष लंब क्या होता है, हमेशा करके 90 डिग्री पे गिरता है, 90 डिग्री पे गिरा, ठीक है। ये हुआ शीर्ष लंब हुआ। फिर से यहाँ पे AD, यहाँ पे E, यहाँ पे F। इसमें यहाँ माध्यिका है, लेकिन यहाँ पे शीर्ष लंब है, ठीक है। हम लोग इसमें इसके पीछे क्या थ्योरम है कि तीनों लंब का योग, मतलब कि AD प्लस BE प्लस CF, तीनों लंब का योग हमेशा छोटा होता है इसके पैरीमीटर से। मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA से। यहाँ पे कोई डाटा फिक्स नहीं है कि वो कितना होगा, लेकिन हाँ छोटा जरूर होगा, ठीक है। फिर से माध्यिका है जो उसी ट्रायंगल के, उसी त्रिभुज के परिमाप के आधा होता है, लेकिन जो लंब है उसी त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है, तीनों लंब का योग। ये था 7 नंबर गुण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे, ठीक है। 8 क्या होता है, 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में कवर किया है जो कि एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना जो प्रॉपर्टी याद कर लेगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे इसमें क्या है, इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं फिर से हम, क्योंकि हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एक ट्रायंगल फिर से लिए हम, ट्रायंगल A है, B है और यहाँ पे C है, ठीक है। हम लोग इस ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे क्या, मीडियन ड्रॉ करेंगे और लंब ड्रॉ करेंगे। तो इसका मीडियन मानते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसका एक मीडियन हो गया, इस तरीके से एक मीडियन हो गया, जिसको हम लोग M पे कट कर रहा है, M मानते हैं इसको। अब इसका लंब ड्रॉ करेंगे। इसका लंब हम लोग ऐसे खींच दिए, लंब यहाँ पे आ गया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें हम ये ड्रॉ क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें ना ये बिल्कुल रेडीमेड बना फॉर्मूला है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे A नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एंगल MAN कितना होगा। एंगल MAN मतलब कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। इसके लिए सीधे फॉर्मूला क्या है, हाफ कर दो किसके, एंगल B माइनस एंगल C के हाफ कर दो। ये बिल्कुल हमारा, ये है बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला एंगल MAN निकालने का, ठीक है। एंगल MAN निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। हम लोग इसको इतना अगर जो एग्जाम में करने जाएंगे कि MAN कैसे निकलेगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे हमको फार्मूला पता है कि एंगल MAN अगर किसी भी त्रिभुज में लंब दिया हो, माध्यिका दिया हो और लंब और माध्यिका के बीच वाला एंगल पूछ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं और लंब के साइड वाला कौन सा एंगल B है, उसमें से माध्यिका वाले एंगल साइड वाले सामने को उसको माइनस करते हैं, तो निकलता है हमारे पास कौन सा एंगल MAN निकलता है, जो कि ये वाला एंगल निकलता है, ठीक है। अब हम आते हैं
प्रॉपर्टीज नंबर 9 पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल बना बना फार्मूला है। हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, इसका ये अंदर वाला कोण और इसके सामने वाला ये बाहर वाला कोण, ठीक है, हम ये दोनों लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहता है, ये दोनों कोण लेते हैं। ये दोनों कोण को जो समविभाजित करता हो, ये दोनों कोण को समविभाजित करता हो, ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको और ऊपर ले गया और फिर इसको ऐसे कर दिया। मतलब कि एक ही आधार पे अगर कोई दो को ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन वो दो ट्रायंगल जिसमें से अगर एक ही आधार पे कोई दो ट्रायंगल बना हो और ये वाला फुलफिल कर रहा हो, कौन वाला, कि जो इसका ये वाला साइड है, अंदर वाला जो कोण है वो इसको बांट रहा हो, 1 = 2 है और यहाँ पे 3 = 4 है। मतलब कि एंगल 1 = एंगल 2 है और एंगल 3 = एंगल 4 है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम एंगल अगर जो ए मानते हैं, इसको हम एंगल अगर जो ई मानते हैं, इसको ई मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो क्या होगा, इसमें एक सीधे होता है कि जो एंगल जो ई है वो ए का हाफ होता है। तो इसमें होता क्या है, अगर ये वाला फुलफिल कर रहा हो तो इसमें होता क्या है कि जो एंगल ई है, जो एंगल ई होता है, एंगल ए का आधा होता है। मतलब कि अगर जो हम यहाँ पे बी ड्रॉ, यहाँ बी करते हैं, यहाँ पे सी करते हैं, ठीक है, तो कौन सा एंगल, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी क्या होता है, आधा होता है किसके, एंगल ए के, मतलब कि एंगल ए बी सी के, समझ में, ये इसके आधा होता है, ठीक है। कब, जब ऐसा फिगर गिवन हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल रखा हो कि इसको अंदर वाले कोण को बांट रहा है और बाहर वाले कोण को बांट रहा है और एक त्रिभुज फॉर्म कर रहा है, तो दोनों टॉप वाला जो एंगल है वो उसका रिलेशन ऐसा होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 9। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के रूप में आते रहता है। आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 10 पे, बिल्कुल छोटा सा प्रॉपर्टी है। हम लोग इसमें त्रिभुज नहीं, हम लोग इसमें एक ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल, जो कि होता है चतुर्भुज, कोई सा भी, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई सा भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ किए हैं चतुर्भुज ABCD। अगर एंगल ए और एंगल बी को बांटते हुए कोई दो रेखा अगर एंगल O पे मिलता है, ठीक, ये इसको बांट रहा है, ठीक है, ये इसको बांट रहा है, ठीक है, तो हमको एंगल BOC क्या होगा, एंगल BOC जो होगा हाफ होगा किसके, एंगल C माइनस एंगल D, ठीक है, ये इसके हाफ होगा। तो एंगल BOC क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C माइनस एंगल D। अब यहाँ पे दिक्कत आता है कि अगर हम लोग एंगल C को लिखे पहले या एंगल D को पहले लिखे, तो दिक्कत भूल जाओ, कन्फ्यूजन छोड़ दो। जो एंगल C और एंगल D में से जो बड़ा होगा हम लोग उसको लिखते हैं पहले और फिर छोटा लिखते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल C को बड़ा मान रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल C को बड़ा मान रहे हैं, इसीलिए हम एंगल C माइनस एंगल D किए हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन छोड़ दो कि कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा हम लोग उसमें से छोटे को कर देंगे माइनस। ये फॉर्मूला वैलिड है, हमको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, ये बिल्कुल रेडी फॉर्मूला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 पे। ये क्या है, इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, दो क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माध्यिका से और एक पढ़ेंगे लंब से, एक पढ़ेंगे मीडियन से और एक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर से। तो पहले आते हैं मीडियन पे। जैसे कि हम एक ट्रायंगल लिए, फिर से एक ट्रायंगल हो गया, इसमें हम एक लंब ड्रॉ कर दिए ऐसे, A B और C और D एक लंब है, ठीक है। अगर लंब क्या करता है, सॉरी ये AD एक माध्यिका है, क्या करता है माध्यिका, इसको आपस में इक्वली बांटता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्या है, वो है अगर हम ये वाला साइड ले रहे हैं, ठीक है, AB अपॉन AC लेते हैं, ठीक, AB अपॉन AC लेते हैं, तो हमेशा बराबर किसके होता है, अगर हम ऊपर में AB लिए हैं तो AB से कौन लगा हुआ है, BD, तो ऊपर में हो जाएगा BD। नीचे में AC लिए हैं तो कौन सा साइड है, वो है CD, ये होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास माध्यिका अगर दिया हुआ है तो हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं। अब आते हैं लंब पे। जैसे कि एक और ट्रायंगल लिए इस तरह से हम, ये एक इसका लंब हो गया, ठीक है, ये इसका लंब हो गया, A
बी और सी बिल्कुल दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसमें बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे अगर हम ए बी लिए हैं, ऊपर में ए बी लिए हैं और नीचे में ए सी लिए हैं, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर में बी डी लेंगे, ऊपर में बी डी लेंगे और नीचे में डी सी लेंगे। दोनों में सेम ही है, बस अलग क्या है कि अगर माध्यिका गिवन है, माध्यिका दिया हुआ है तो ये भी चलेगा, अगर लंब है तो ये चलेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। दोनों में से कोई गिवन है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी नंबर 12 पे, 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको बोलते हैं कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु परिमेय। ये क्या होता है, एक ट्रायंगल लेते हैं हम, फिर से एक ट्रायंगल लिए इस तरीके से, एक ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, ए बी और सी, एक ट्रायंगल लिए हम। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि किसी दो साइड के मध्य बिंदु को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं ए बी लेते हैं, ए सी लेते हैं, ये दो साइड लिए हैं, इसका मध्य बिंदु कौन होगा, ये होगा और ये होगा, दोनों को जोड़ते हैं हम। ठीक, मध्य बिंदु को जोड़ दिए। मध्य बिंदु हमेशा हम लोग मध्य बिंदु को जोड़ दिए। ठीक है, जो मध्य बिंदु होगा वो हमेशा इसके पैरेलल होगा। ठीक है, पहला नंबर कि यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। ठीक है, अगर हम लोग मध्य बिंदु को ले रहे हैं तो वो हमेशा आपस में पैरेलल होगा। कौन कौन सा, अगर मिड पॉइंट, अगर हम लोग मिड पॉइंट ले रहे हैं दो साइड्स का ट्रायंगल में, तो हमेशा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। पहला पॉइंट क्या कि जो DE है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये नंबर 1 हुआ। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का। अब आते हैं सेकंड इसका, ये लाइन पे अगर ये वाला मिड पॉइंट से क्रॉस करता है लाइन, अगर हम लोग मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो जो DE है, जो DE का लेंथ होगा वो हमेशा आधा होगा किसके, इसके थर्ड साइड के आधा होगा। ठीक है, समझे फिर से क्या हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन वो हमेशा आधा होता है, एक और साइड जो बचा हुआ है जिसका हम लोग मिड पॉइंट नहीं लिए हैं उसके आधा होता है। तो ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें बस इतना ही आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता कैसे है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये पूरे त्रिभुज का दे देगा एरिया, बोलेगा इसका एरिया निकालो। तो उसमें रिलेशन होता है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ADE लेते हैं तो वो हमेशा होता है 1/4 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बड़े वाले का, AB और C का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं, ये एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये पूरे ABC का जो ADE है वो मात्र 25% है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे में पूछता है। और ये वाला कितना है, ये वाला 75% है। ठीक है, मतलब कि ABC का ये वाला पार्ट है जो 1/4 पार्ट है पूरे ट्रायंगल ABC का, और ये वाला पार्ट है जो वो 3/4 है। ठीक है, तो ये हुआ 12 नंबर कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने तो पहले ये AB और AC का मध्य बिंदु लिया, अब लेते हैं हम लोग अदर दो साइड को, इसको छोड़ करके हम लोग अब इसको लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक लाइन एक ड्रॉ करते हैं, एक फिगर बड़ा सा ड्रॉ कर दिया हम ट्रायंगल ABC का। ठीक है, फिर से हम ट्रायंगल ABC ले लिए यहाँ पे। अब हम पहले ड्रॉ क्या किए थे, हम AB और AC का ड्रॉ किए थे, मध्य बिंदु का पॉइंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल मध्य बिंदु का पॉइंट है। हम लोग फिर से कौन ड्रॉ करेंगे, AB और BCA करेंगे, AB और BCA कर दिए। हम लोग फिर से कौन सा, BC और ACA करेंगे, BC और AC कर दिए। ठीक, अगर ये आपस में मध्य बिंदु हैं, ठीक है, तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, जो ये नंबर 1 ट्रायंगल, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं। मतलब की बात समझते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ऐसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F मान लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEF, DEF कितना होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, क्या होगा, DEF जो ट्रायंगल 4 है, जो ट्रायंगल 4 है वो
पूरे का 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कौन सा, एरिया ऑफ, ये नंबर 1, फिर से हम एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ये लेते हैं नंबर 2 लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 क्या होगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ पूरे का 1/4 होगा, ठीक है। वैसे ही नंबर 3 ट्रायंगल भी वैसे होगा, नंबर 3 ट्रायंगल भी वैसे होगा, क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वैसे ही नंबर 4 भी होगा, ठीक है। मतलब की बात यह है कि अगर हम लोग दो भुजा लेकर के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उसमें से 4 ट्रायंगल बनता है, 4 त्रिभुज बनता है और चारों का एरिया आपस में बराबर होता है। मतलब कि किसी हम एक को लेंगे तो वो पूरे त्रिभुज का 25% एरिया को कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका अलग सा रूप एक होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटेंड करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि हम 2 समरूप त्रिभुज लेंगे, एक ऐसा और एक छोटा सा, आपस में समरूप मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसा हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे A लिए, B लिए, C लिए, D लिए, E लिए और F लिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे, ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे तो उसका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर 2 ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, फिर से आता है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, जैसे कि AB के समरूप साइड कौन सा है, DE है, AB के समरूप साइड कौन सा है, DE है, BC के समरूप कौन है, EF है, और AB के समरूप AC के समरूप कौन है, DF है। मतलब कि AB के समरूप DE है, BC के समरूप EF है और AC के समरूप DF है। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स किसको बोलते हैं, समरूप साइड्स को, ठीक है। तो हम लोग अगर AB लेते हैं तो नीचे कौन सा लेंगे, नीचे ट्रायंगल DEF है तो हम यहाँ पे DE लेंगे, ठीक है। इसके स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से अगर जब कोई 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के AB लिए तो यहाँ पे हम DE लेंगे। अगर हम BC लेते हैं, ठीक है, अगर हम BC लेते हैं तो हम कौन सा लेंगे, EF लेंगे, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर अगर जो हम AC लेते हैं, ठीक है, AC स्क्वायर, तो हम कौन सा लेंगे, DF लेंगे, DF का स्क्वायर, मतलब कि ये पूरे होल के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से देखते हैं, अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसी में हम ड्रॉ कर देते हैं लंब, ऐसे लंब ड्रॉ कर दिए हम, ठीक है, ऐसे लंब ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे लंब ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो हम पूछते हैं कि अगर इसका, अभी लंब को भूल जाओ, ठीक है, जैसे कि अभी एरिया का पेरीमीटर हुआ, ठीक ना, तो हम लोग अभी एरिया का रेशियो हुआ। अब आते हैं पेरीमीटर का रेशियो, मतलब कि पेरीमीटर का रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ऑफ पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर, ठीक है, हम P लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा, एरिया में तो स्क्वायर के बराबर होता है लेकिन पेरीमीटर में स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे ही ज्यों का त्यों आपस में उतरते जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही आपस में उतरते जाएगा यहाँ पे DF। फिर से आता है, अगर जो कोई 2 त्रिभुज समरूप है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब लंब पे आते हैं, ठीक, अगर लंब है तो जो लंब है वो भी इसी के बराबर रेशियो होता है, ठीक है। अगर पेरीमीटर पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी 2 समरूप त्रिभुज का लंब दिया हुआ है तो उसका पेरीमीटर, समरूप त्रिभुज का पेरीमीटर बराबर किसके होगा,
उसके लंब के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ बाई मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ax अपॉन कौन सा dy। ठीक है, फिर से आते हैं, अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन उसी का पेरीमीटर क्या होगा, सिर्फ उसके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, वहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। लेकिन अगर लंब दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज का तो उसमें क्या होता है, पेरीमीटर उसका सिर्फ लंब के रेशियो के बराबर होता है। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन समझ गया तो फिर इजी है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आ गया हो, तो हमारे परिवार को, हमारे इस YouTube परिवार को आप एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे इस YouTube परिवार का सदस्य आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।